प्रिय छात्राओं, आज हम देखते हैं समता अंश पूंजी पर प्रत्यय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के स्वामी समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये जानना चाहें कि उनकी पूंजी पर कितना प्रत्यय मिल रहा है, यह अनुपात निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो कि उस कंपनी में अंश खरीदना चाहता है, तो उसको भी इस अनुपात के माध्यम से ये पता लगता है कि अंशों पर कितना, समता अंशों पर कितना प्रत्यय मिल रहा है। इस अनुपात को किस प्रकार से निकाला जाता है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम शुद्ध लाभ निकालते हैं। उस शुद्ध लाभ में से ऐसे शुद्ध लाभ लेते हैं जिसमें कि ब्याज, टैक्स और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर दिया गया हो। उसके बाद इसको डिवाइड किया जाता है समता अंशधारियों पर विनियोजित पूंजी पर, यानी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हुआ: रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। इस प्रकार से ये अनुपात हम निकालते हैं। यदि वर्ष के दौरान समता अंश पूंजी में परिवर्तन हुआ है तो औसत समता अंश पूंजी के आधार पर यह अनुपात निकालना है, और यह अनुपात जितना अधिक होगा व्यवसाय उतना ही अधिक लाभप्रद माना जाता है। और इसके आधार पर दो संस्थाओं की अर्जन क्षमता की भी तुलना की जा सकती है, और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के विनियोगों से प्राप्त प्रत्ययों से भी इस अनुपात की तुलना की जा सकती है। इस अनुपात का क्या महत्व है? यह अनुपात ये बताता है कि चुकता अंश पूंजी पर अर्जन दर क्या रही। इस अनुपात के आधार पर यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि संस्था के नए अंशों में विनियोजन किया जाए या न किया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। कुछ विद्वान हैं, वो समता अंश पूंजी पर प्रत्यय के स्थान पर समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय की दर की गणना करना अधिक उपयुक्त मानते हैं। जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखा कि पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड किया था, इसकी बजाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड से डिवाइड किया जाए, ऐसा उनका मत है। और इसकी गणना जैसे कि अभी आप फार्मूले में देखेंगे कि समता अंशधारियों के उपलब्ध लाभों में समता अंशधारियों के कोषों का भाग देकर की जाती है। इस अनुपात की गणना के लिए समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ की राशि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जैसे ऊपर निकाला था उसी प्रकार से लेनी है। पूर्वाधिकारी अंशों पर देय लाभांश को घटाने के पश्चात शेष बची राशि से होता है, तथा समता अंशधारियों के कोषों का आशय समता अंश पूंजी, पूंजीगत व आयगत संचय तथा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन सब के टोटल के आधार पर ये प्रोप्राइटर्स फंड या इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स निकाला जाता है। और इसका फॉर्मूला हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100। इस प्रकार से हम निकालेंगे। ये होगा, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और नेक्स्ट हम देखते हैं कुल संपत्तियों का प्रत्यय, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका क्या आशय है। इस अनुपात को हम कैसे निकालते हैं? कर के पश्चात लेकिन ब्याज से पूर्व शुद्ध लाभ की राशि से कुल विनियोजित पूंजी या कुल संपत्तियों की राशि का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इसको किस प्रकार से सूत्र रूप में किस प्रकार से लिखते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पूर्व जो हमें प्रॉफिट है उसको लेना है, डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है इसमें, और इस प्रकार से ये निकाला जाएगा। सबसे पहले तो देखेंगे कुल संपत्तियों में कौन कौन सी संपत्तियाँ लेंगे। कुल संपत्तियों में शुद्ध स्थायी संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ, गैर व्यापारिक विनियोगों को सम्मिलित करना है। जैसे अभी ऊपर लिखा है फिक्टिशियस एसेट कुल संपत्तियों में शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन अमूर्त संपत्तियाँ को कुल संपत्तियों में शामिल करना है। और काल्पनिक संपत्तियों के उदाहरण क्या हैं? जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमूर्त संपत्तियाँ क्या होती हैं? जैसे गुडविल, पेटेंट राइट्स और ट्रेडमार्क। तो आपको
फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स को शामिल किया जाएगा। इस अनुपात का क्या महत्व है, क्या बताता है ये अनुपात? यह अनुपात ये बताता है कि कुल संपत्तियों की लाभदायिकता कितनी है। यह इस बात की भी जांच करता है कि प्रबंध ने संपत्तियों को कितनी कुशलता से प्रयोग किया है। यह अनुपात जितना ही अधिक होगा, संस्था की लाभांश शक्ति उतनी ही अच्छी होगी। तो इस प्रकार से हम ये अनुपात निकालेंगे। अब हम देखते हैं अंशों पर अर्जित लाभदायिकता को व्यक्त करने वाले अनुपात। इन जो है अनुपातों को बाजार अनुपात भी कहा जाता है, और इसमें जो भी आते हैं वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला है अर्निंग पर शेयर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपात है। यह अनुपात बताता है कि साधारण अंशों पर लाभांश की मात्रा, जैसे कि हम जानते हैं कि साधारण अंशों पर लाभांश की मात्रा संस्था के लाभों पर अर्जित करती है, संस्था के अर्जित लाभों पर निर्भर करती है। अतः इस अंशों पर अर्जन क्षमता भी व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता पर निर्भर करती है। व्यवसाय के लाभों में ब्याज, कर व अधिमान अंशों पर लाभांश का भुगतान करने के पश्चात जो शेष बचता है वह सामान्य अंशधारियों को मिलता है। अतः इस प्रकार शेष रहे लाभ को साधारण अंश पूंजी पर अर्जित लाभ भी कहते हैं। संस्था के सभी सामान्य अंशों की संख्या का इस प्रकार से ज्ञात लाभ में भाग देकर प्रति सामान्य अंश अर्जन अनुपात निकाला जाता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी देखा आपने प्रति अंश अर्जन, यह है प्रति अंश। अर्निंग पर शेयर, इसलिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया जाता है। नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट में सभी माइनस करना है, टैक्स, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड। जो बचता है वही उसी पर समता अंशधारियों का अधिकार होता है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। यह अनुपात अब जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा होगा। दूसरी तरफ बाजार में साधारण अंशों का मूल्य भी अधिक होगा तथा संस्था की तरलता संस्था को भी सरलता से अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करने में सहायक होगा। कोई भी व्यक्ति जो कि कंपनी में अंश खरीदना चाहता है, वो एक अर्निंग पर शेयर को देखता है कि वो कितना अधिक है। इसके बाद है मूल्य अर्जन अनुपात। यह अनुपात भी अभी जैसे हमने देखा है बाजार अनुपात कहते हैं इनको, और ये भी अंशों के औसत बाजार मूल्य पर आधारित होता है। इसका देखिए फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस, हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के अंशों का औसत बाजार मूल्य 40 है और यहाँ अर्निंग पर शेयर जो है प्रति अंश अर्जन 10 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगा? 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी 4:1। इसके बाद हम यह अनुपात पहले हम देखते हैं कि यह अनुपात क्या बताता है, इसका क्या महत्व है। मूल्य अर्जन अनुपात संस्था की प्रगति के संबंध में और बाजार में संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता के प्रति विश्वास आदि के पर अत्यधिक प्रभावित होता है। अत्यधिक ऊंचा मूल्य अर्जन अनुपात अंशों के अति मूल्यांकन का तथा नीचा अनुपात न्यून मूल्यांकन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है प्रति अंश लाभांश। प्रति अंश लाभांश इस बात को बताता है कि संस्था ने प्रति अंश पर कितना लाभ अर्जित किया है। संस्था द्वारा इस प्रकार अर्जित संपूर्ण लाभों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, बल्कि लाभों के एक हिस्से को संस्था में रोक लिया जाता है। फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हम सभी लाभ को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है, कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लाभांश के रूप में वितरित किए जाने वाले लाभों की राशि में समता अंशों की कुल संख्या का भाग देकर इस प्रति अंश लाभांश को कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड पर शेयर किस प्रकार से निकालें, देखिए डिविडेंड पेड
डिविडेंड पेड वर्ड है, पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये आता है डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पर कितना डिविडेंड प्राप्त हो रहा है। यह अनुपात ये बताता है कि समस्त अंशधारियों को वास्तव में लाभांश के रूप में कितनी राशि प्रति अंश वितरित की गई। यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही समता अंशधारियों के लिए अच्छा होगा। इसके बाद है डिविडेंड पे आउट रेशियो, लाभांश भुगतान अनुपात। यह अनुपात क्या बताएगा? यह अनुपात ये बताता है कि जो संस्था में हित रखने वाले व्यक्ति हैं वो और जो संस्था में विनियोग करना चाहते हैं और अंशों को सट्टे के उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं, लाभांश का अनुमान लगाते हैं। और यह अनुपात ये बताता है कि संस्था में प्रति अंश कितना लाभ कमाया जा सकता है तथा कितना वास्तव में लाभांश के रूप में भुगतान में दे दिया जाता है। तो ये इसको इस प्रकार से निकालेंगे, पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। जैसे कि हमने ऊपर निकाला था डिविडेंड पर शेयर, पहले हम उस प्रकार से निकालेंगे और डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। इस प्रकार से ये आएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। यदि इस अनुपात को 100 में से घटा दिया जाता है तो ये ज्ञात हो जाएगा कि व्यवसाय में प्रबंध ने अर्जित लाभों का कितना हिस्सा रिटेन किया है, कितना हिस्सा प्रतिधारित किया है। यह अनुपात ये बताता है कि प्रति अंश वार्षिक अर्जन में प्रति अंश लाभांश के रूप में कितना भुगतान किया गया है। जितनी अर्निंग और उसमें से कितना डिविडेंड के रूप में दिया गया है, ये अनुपात ये बताता है। नेक्स्ट है लाभांश प्रतिफल अनुपात, डिविडेंड यील्ड रेशियो। अब यहाँ पे प्रतिफल को यहाँ लाभांश प्रतिफल कहना अधिक उचित होता है। यह वर्ष के दौरान घोषित लाभांश पर आधारित होता है, जिसे सूत्र रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, डिविडेंड यील्ड रेशियो इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। अंश क्या महत्व है इसका? अंशों पर प्रतिफल की तुलना साधारणतः ऋण पत्रों पर ब्याज व अन्य विनियोगों पर प्रत्याय से की जाती है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होता है क्योंकि ऋण पत्रधारियों को उनके हिस्से से संबंधित सारा ब्याज चुका दिया जाता है, जबकि अंशधारियों को लाभांश के रूप में सारी अर्जन नहीं बांटी जाती है, बल्कि कुछ अर्जन रिटेन कर ली जाती है। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं होती कि अंशधारियों को रोकी गई अर्जन प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इन अर्जनों का व्यवसायी आय अर्जन करने वाली संपत्तियों में विनियोग कर देता है, जिससे मूलतः अंशधारियों का ही विनियोग बढ़ जाता है तथा इसके फलस्वरूप बाजार में उनका अंशों का मूल्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से डिविडेंड यील्ड रेशियो निकाला जाता है। ये अनुपात थे जो कि हमने देखे। इसके अलावा कुछ विद्वान एक रेशियो और निकालते हैं, रिजर्व टू इक्विटी शेयर रेशियो, संचय और समता अंश पूंजी पर अनुपात। रिजर्व टू इक्विटी का मतलब कितने रिजर्व्स हैं, पर जो उनकी कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसके अनुपात में रिजर्व्स कितने हैं ये देखने के लिए यह अनुपात निकाला जाता है। ये संस्था की लाभांश वितरण नीति को भी प्रदर्शित करता है। और इसको किस प्रकार से निकालते हैं? रिजर्व टू इक्विटी कैपिटल रेशियो इक्वल्स टू रिजर्व डिवाइडेड बाई, नाम से स्पष्ट है, रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल रेशियो, तो रिजर्व डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। यह अनुपात जितना अधिक होगा इसका मतलब रिजर्व्स में ज़्यादा ट्रांसफ़र किए गए हैं। यह अनुपात जितना ही अधिक होगा संस्था की लाभांश नीति उतनी कंजर्वेटिव होगी, यानी कि लाभांश कम बांटा जाता है। जैसे कि संस्था होता है ना कि कम से कम बचा के रखा जाए वाली नीति, रूढ़िवादी नीति जिसको बोलते हैं। संचय के रूप में कंपनी ज़्यादा रोकती है और डिस्ट्रीब्यूट कम करती है। लेकिन अगर यह अनुपात ऊंचा है तो यह भी शो करता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ है और संस्थाओं का पुस्तक मूल्य उतना ही अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे आपको मैंने रेशियोज बता दिए हैं। अब इसके आधार पर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो गया है। इसका एक आज इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे। ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है,
जिसके अंदर आपको कहा गया है कि अनुपातों की गणना कीजिए। ये लाभ हानि खाता और चिट्ठा दिया गया है और जो जो अनुपात निकालने हैं वो दिए गए हैं। ये आपकी बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और नीचे बताया हुआ है कि कंपनी ने के समतांशों का बाजार मूल्य 300 है। तो सबसे पहले जो रेशो निकालने के लिए कहा गया है वो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला अभी ये देखा ही है हमने, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का किस प्रॉफिट पर अधिकार होता है? जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, टैक्स भी माइनस कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दो, उसके बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर का फंड होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स एंड टैक्स दिया हुआ है या हमें इसमें एडजस्टमेंट करना है। तो ये देखिए बैलेंस शीट में हम देखें, इसमें ये दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस प्रकार से निकालेंगे ये क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 40,000। ये 40,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अब इसमें हमें किस प्रकार से एडजस्ट करना होता है? 40,000 में सबसे पहले हम एक बार वापस से टैक्स जोड़ देते हैं। टैक्स एक ये हम इसके लिए गणना करेंगे नेक्स्ट, जब हमें बिफोर चाहिएगा। चलिए पहला ही एक 1 बाई 1 करते जाते हैं। सबसे पहले तो हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड निकाल रहे हैं, तो हमें यही प्रॉफिट लेना है। 40,000 हम यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जहाँ पे बिफोर की आवश्यकता होगी उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स 40,000। अब नीचे लिखा है प्रॉपराइटर्स फंड और नेटवर्थ। ये देखिए 3,20,000 बताई गई है प्रॉपराइटर्स फंड। देखिए प्रॉपराइटर्स फंड कितना है, ऊपर हम यहाँ बैलेंस शीट में देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपराइटर्स फंड ये दिया हुआ है 2 लाख की कैपिटल, 2 लाख और 1 लाख का ये प्रेफरेंस कैपिटल डिवाइडेड प्लस 20,000 रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस प्रकार से ये 3,20,000 यहाँ पे लिख दिया है प्रॉपराइटर्स फंड। तो इस प्रकार से ये आया 12.5%। अब हम रिटर्न और इक्विटी कैपिटल, ये ऊपर तो हमने शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स में दोनों ही शेयर होल्डर्स शामिल हैं, इसलिए न तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड घटाया है, न ही प्रॉपराइटर्स फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को घटाया है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो जब रिटर्न ऑन इक्विटी केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं कि उनको कितना मिल रहा है, तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर 40,000 था, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए कितना है 10,000। इसको प्रेफरेंस डिविडेंड को 10,000 हमने घटा दिया है। साथ ही कैपिटल में से ये जो प्रॉपराइटर्स फंड में से ये प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है 1 लाख, तो ये भी हमने घटा दिया। ऊपर वाले फॉर्मूले से हम अनुपात से हम ले लेते हैं इसको। 40,000 में से 10,000 हमने प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दिया है और 3,20,000 में से हमने ये देखिए क्या क्या घटाया है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है केवल। तो इसका मतलब ये भी माइनस करना है रिजर्व एंड सरप्लस, केवल पेड अप कैपिटल 2 लाख लेनी है। तो ये 2 लाख हमने दिखा दिया है 2 लाख। तो इस प्रकार से रेशियो आता है 15%। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में अब यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए गणना की गई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000, इसमें से टैक्स जो है ये है टैक्स कितना बताया गया है, ये देखिए 25,000। तो 25,000 टैक्स के जोड़ दिए प्लस इंटरेस्ट के 3,000। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है इसलिए इंटरेस्ट के भी 3,000 देखिए, 3,000 इंटरेस्ट के बता रखे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी जोड़ दिया। इस प्रकार से आया 68,000। तो 68,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000। 4,20,000 क्या है देखिए, इसमें ऊपर ये क्या वर्ड दिया हुआ है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का आशय हमने देखा था कि
इसमें हमें जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ घटा देनी है। टोटल एसेट्स कितनी हैं, देखिए 5 लाख, इसमें से करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 80,000, तो 5 लाख में से 80,000 घटा देने के बाद बचता है 4,20,000। तो इस प्रकार से ये रेशो हुआ 16.19%। ये है रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब है रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट में देखिए 5 लाख हम टोटल एसेट्स ले लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने देखा ऊपर, ये आया 68,000। तो 68,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, तो ये आता है 13.6% रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। अब अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में हम सब माइनस कर देंगे। अर्निंग पर शेयर में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकालते हैं, तो इसमें टैक्स भी माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बचता है 30,000। ये ऊपर हमने लिया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000, इसी को हम यहाँ पे ले लेंगे। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर क्वेश्चन में दिए हुए हैं 100 रुपये वाले हैं 2 लाख, तो 2,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो ये आया 15 रुपये पर शेयर है अर्निंग। इसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो में डिविडेंड पर शेयर कितना है डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर, ये देखिए अर्निंग पर शेयर तो ऊपर हमने निकाल लिया 15 रुपये, और डिविडेंड पर शेयर हम कैसे निकालेंगे कि कितना डिविडेंड दिया गया है। प्रपोज इक्विटी डिविडेंड है 20,000, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड है 20,000, इसको हम यहाँ लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 2,000, तो इस प्रकार से आ जाएगा 10 रुपये पर शेयर। नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशो। मार्केट प्राइस पर शेयर बताया हुआ है 300 क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर हमने ऊपर निकाली थी 15, तो इस प्रकार से प्राइस अर्निंग रेशो है 20:20:1। लास्ट है डिविडेंड यील्ड रेशो, जो कि हम निकालते हैं डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर हमने ऊपर निकाला है, डिविडेंड पर शेयर 10 रुपये है, और मार्केट प्राइस पर शेयर है 300 इंटू 100, इस प्रकार से 3.33%। तो ये आता है डिविडेंड यील्ड रेशो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से सारे रेशोज़ निकाले जाते हैं। कुछ कैलकुलेशंस करने का ध्यान रखिए, वो एक दूसरे में काम आती रहती हैं। ये टर्म आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो इसमें सब प्रेफरेंस डिविडेंड तक माइनस कर दिया जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल डिवेंचर्स तक माइनस करना है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।